हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लिफ्ट। इस कहानी की शुरुआत में हमें वेनिस दिखाया जाता है, जहाँ एक ऑक्शन में काफी कीमती चीजों की नीलामी होनी होती है, जिस वजह से बारी बारी अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम साइरस है। वो काफी स्मार्ट होता है, जो यहाँ पर अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड होने की वजह से बहुत बेहतरीन तरीके से पहले भी कई बार चोरियां कर चुका है। अब इस नीलामी की लाइव वीडियो भी लंदन में चल रही होती है। आधे खरीदार तो वेनिस में बैठे होते हैं, जबकि आधे लंदन में बैठे हुए हैं। यही हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिनमें से टॉप पर वो खुद है। फिर होती है एक पायलट लड़की, एक है लॉक मास्टर, जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स को आसानी से तोड़ सकता है। इनके अलावा एक हैकर, एक इनका साथी इंजीनियर और एक बड़ी उम्र का आदमी जो इनका हेल्पर है। वो इनकी चोरी करने में मदद करता है, और इस समय वो भी साइरस के साथ नीलामी में आया हुआ है। यहाँ हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, जिन पर पुलिस की नजर होती है। और सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम एबी है, वो काफी समय पहले साइरस से मिली भी थी, जहाँ पर इनकी दोस्ती हो गई थी। पर जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर उसने साइरस को भी पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन वो काफी स्मार्ट था, इसीलिए साइरस वहाँ से भाग गया। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार होती है, यानी कि साइरस जैसे ही चोरी करेगा, वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीलामी अब शुरू हो गई है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया जाता है, जिसकी बोली 1 करोड़ की लगती है, मगर आखिर समय में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। पर साइरस और उसके साथी, जो पहले से उस पेंटिंग को चुराने की फिराक में बैठे हुए थे, ये उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं, जिसको उसी समय ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ का बेच भी दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास चीज की, जो एक जबरदस्त क्रिएशन है। इसकी ओनर ने इस क्रिएशन को बहुत मेहनत से बनाया है, जिसका नाम NFT होता है। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है। अब ये क्रिएशन NFT में तकरीबन 200 कैमरास लगे हुए हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट कर देते हैं। अब इसकी नीलामी शुरू होती है, जिसके प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन तभी साइरस की टीम की हैकर यहाँ पर अपना काम करती है। वो एक बटन दबाती है और साथ में बोलती है लिफ्ट। ऐसा होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है, धमाके होने लगते हैं, जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जहाँ अमीर लोग भागने का सोच रहे होते हैं, यहाँ साइरस अपना काम करता है, जबकि वो 2.5 करोड़ की बोली भी साइरस ने खुद नहीं लगाई होती है। इसीलिए वो अब NFT के क्रिएटर के पास आता है और उसको कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर आ जाओ, जो एक शिप है। NFT भी वहीं पर लाई जाएगी और हम आपको पैसे भी वहीं पर दे देंगे। अब वो सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही होती है, इसीलिए वो साइरस को पकड़ने के लिए खुद भी जाती है और अपने साथियों को भी लगा देती है। पर साइरस और उसकी टीम, जो यहाँ से भाग रहे थे, उनके पीछे पीछे एबी और उसकी टीम बढ़ जाती है। वो लोग पहले ऐसे ही भागते रहते हैं, जिसके बाद वो स्पीड बोट में बैठ जाते हैं, जहाँ पुलिस को चकमा देते हुए समुद्र के बीच में आ जाते हैं। इन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए थे, जिससे पुलिस इनके पीछे तक आ जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग अपने ठिकाने और शिप में पहुंच जाते हैं, जहां ये NFT के लेन देन के बाद खूब पार्टी करते हैं। एबी, जो अभी भी छानबीन कर रही होती है, वो नीलामी में आए लोगों के वीडियो को बड़ी गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथ ही हेल्पर पर जाती है, जो अभी भी वहीं पर होता है। इसीलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसको पकड़ लेते हैं। उधर पता चलता है कि इन चोरों ने जब NFT को चोरी किया था, तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती गई, जिसे एक्टिवेट करने के लिए इन्हें उसके असली मालिक की जरूरत थी। इसीलिए ये उस क्रिएटर को उठा लाते हैं। आधा प्रॉफिट वो उसको दे देते हैं। इससे उन दोनों का फायदा होता है। उधर साइरस की टीम का हेल्पर एबी के साथ ही बैठा हुआ था, और वो सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी कहती है कि मैं तुमको जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। अच्छा होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमको सब कुछ सच बता दो। जिस पर हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उनको पकड़ना है तो तुमको मेरे साथ वहां पर जाना होगा। इसीलिए अब एबी अपने साथियों को लेकर लंदन के पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से होती है, जो उसको बताता है कि मुझको सीक्रेट तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम लास है, उसने हाल ही में मार्केट के शेयर के साथ हेराफेरी की है, जिस वजह से कीमतें ऊपर नीचे हुई और उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। मगर इस प्रॉफिट की वजह से मार्केट या चीजों की कीमतों की उलटपुलट नहीं, बल्कि शहर में कई चीज की उलटपुलट हुई। असल में लास ने डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया है, जिससे वहाँ पर बाढ़ आ गई है। इस वजह से घर डूब गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। और अब लार्स बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है, जिसमें लार्स के साथ साथ एक काफी बड़ा माफिया भी शामिल है।
और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम देने वाले हैं। लार्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा, जिसके बाद वो डैम के बैरियर्स हटवाने की इजाजत दे देंगे। इस तरह से उस शहर में भी बाढ़ आने से तबाही होगी। पर लार्स उसको जो पैसा पे करेगा वो पैसा नहीं बल्कि सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और अब उनकी इस डील को मुझको तोड़ना है और पेमेंट रुकवाने के लिए मुझको तुम्हारी जरूरत है। एबी कहती है कि मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ, जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह ही सोचकर चोरों को पकड़ सकता है। जाहिर है इस काम के लिए किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत होगी और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो। एबी समझ गई थी कि यहाँ पर ये ऑफिसर साइरस की बात कर रहा है, जिस पर एबी फौरन बोलती है कि नहीं सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगू और वो हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? ये नामुमकिन है। जिस पर ऑफिसर कहता है कि अगर साइरस और उसकी टीम ऐसा करने के लिए ना माने तो ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। तुम्हें कैसे भी करके उसको मनाना ही होगा ताकि हम लाश को रोक सके। जिसको सुनकर एबी अब मान जाती है और तुरंत पहुंच जाती है साइरस के पास। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं कि तुमने मुझको धोखा दिया है, मैंने तुमको नहीं दिया है। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसके आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी और उसे एबी वो सारी बात बता देती है जो उस ऑफिसर ने एबी को बताई थी। वो कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा, जिसके बाद साइरस ये सारी बात अपने साथियों को बताता है। उसके साथी चौंक जाते हैं, जिस पर साइरस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो पूरा शहर बाढ़ में बह जाएगा, जिससे काफी मासूम जाने जाएंगी। लेकिन ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इनको सोना प्लेन से चोरी करना था और प्लेन में लार्स के गुंडे भी मौजूद थे। इसलिए यहाँ पर साइरस और उसकी टीम अपने काम में लग जाते हैं कि वो कैसे अपने इस मिशन को अंजाम देंगे। यहाँ सबसे पहले हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला प्लेन बना लें तो चोरी करना आसान हो जाएगा। पर सवाल ये है कि वैसा प्लेन आएगा कहाँ से? इस पर साइरस कहता है कि नीलामी घर में मैं एक अमीर लड़की से मिला था जो प्लेन के लेन देन में काम करती है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, जिससे हम खुद चेंज करके वैसा बना सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद वो हमको प्लेन दे दे। इसलिए अब ये सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते हैं, जो इन्हें वही आलीशान प्लेन दिखाती है। ये काफी खूबसूरत भी था, लेकिन इसको उड़ाना मना था क्योंकि इसमें कई सारे एलईडी ग्लास लगे हुए थे। साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी करता था, इसीलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है। लेकिन एबी उसको बता देती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और इस तरह के प्लेन तो रखना वैसे भी इलीगल ही है, और अगर तुमने ये हमको नहीं दिया तो तुमको जेल की हवा खानी होगी। जिस पर आखिर में वो मान जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था, लेकिन अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रडार पर हेरा फेरी कैसे की जाएगी, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा पीएसआई, जो इस तरह के सिग्नल बनाएगा जिससे हवा में 2 प्लेन उड़ रहे होंगे मगर वो सिग्नल सिर्फ एक का ही दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी समस्या थी, मतलब जब ये दोनों प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ समय के लिए रडार पर ये दोनों प्लेन्स नजर आएंगे, जो हेडक्वार्टर में बैठ रहे लोग देख लेंगे। इसलिए इन्हें वहाँ अपने किसी खास आदमी को बैठाना होगा। जिस पर एबी कहती है कि एयरपोर्ट पर मैं एक ऑफिसर को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो वहीं बैठा होगा तो हमारा काम वो कर देगा। इसलिए ये सब अब उस ऑफिसर से मिलते हैं जो हैंडीकैप था और वो व्हील चेयर पर होता है। ये अपनी बात उसके सामने रखते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि सॉरी, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि इसमें चोरी शामिल है, और वो भी उसके लिए जो शहर का सबसे बड़ा माफिया लास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी साइरस कहता है कि मैं इस काम के बदले तुम्हें 10 लाख दूंगा, जिसके लिए वो ऑफिसर मान जाता है। इसीलिए ये सारी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और इस प्लेन को ये लोग बदलने लगते हैं। जिसके बाद पीएसआई की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेराफेरी करेगी, जिसका साइज बहुत बड़ा लग रहा था, जो किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रही थी। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो कि इस पीएसआई मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्से बना दो, जो हर एक मेंबर को दिया जाएगा, ताकि वो पूरे प्लेन में इसको अलग अलग जगह पर लगा सके। इस तरह काम आसानी से हो जाएगा, जिसके लिए हैकर मान जाती है और काफी मेहनत करने के बाद वो पीएसआई मशीन के अलग अलग हिस्से बना देती है। जिसके बाद आखिर इनका फाइनल दिन आ जाता है, जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थे और आधी इकोनॉमी क्लास के, ताकि ये लोग पूरे प्लेन में फैल जाए।
जहाँ पर इनको पता चलता है कि लास्ट के 2 गुंडे बिजनेस क्लास में हैं और 3 गुंडे इकोनॉमी क्लास में हैं, जबकि बाकी के 10 लोग नीचे सोने के साथ हैं। अब ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार होती है। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर लिया होता है ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी दी थी। इनका एक साथी डर गया था, इसीलिए वो इस मिशन पर साथ नहीं आया था। तब उसके हिस्से का काम एबी करती है। वो अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर दूसरी PSI मशीन को वहां पर लगाने लगती है, पर तभी एक झटका लगने की वजह से वो मशीन छूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो मशीन टूट जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे अभी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको कैसे भी करके उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना है और मशीन को फिर से चालू करना होगा। उसको वो हिस्सा वहाँ पर लगाना जरूरी है, मगर अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते थे और अगर उन्होंने ये देख लिया तो उनका प्लान चौपट हो जाएगा। वो सबको शूट करके मार देंगे, लेकिन यहाँ ठीक समय पर साइरस आ जाता है और अब ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ पर लगा देते हैं, जबकि पायलट अपनी स्मार्टनेस से अपने प्लेन को उस बड़े प्लेन के नीचे ले आती है। साथ ही PSI के एक्टिवेट होने का वेट करने लगती है ताकि दोनों प्लेन्स का रडार एक ही सिग्नल दे। इसलिए अभी हेडक्वार्टर के रडार में 2 ही प्लेन्स के सिग्नल आ रहे थे, जिसे देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि हमको इस बारे में ऊपर खबर देनी चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर जो एबी का साथी है वो जवाब देता है कि शायद ही मामूली सी खामी होगी जो 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसको अपनी बातों में उलझाने लगता है। जिस बीच PSI के एक्टिवेट होते ही पायलट अपने वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर लेती है और ऐसा होते ही सिग्नल मिलने लगते हैं और रडार पर एक ही प्लेन शो होने लगता है। जिसके होते ही वो ऑफिसर अपने साथी को दिखाकर कहता है कि देखो मैंने कहा था ना, ये खराबी है और जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उधर लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई है। वो अपनी हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगा देता है और उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडों को शक होने लगता है, इसलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस बात की खबर साइरस को भी पता चल जाती है, इसलिए वो उनको रोकने की कोशिश करता है, जिससे अब उन सब चोरों की लास्ट के गुंडों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है, वो भी चलते हुए प्लेन में, जिस वजह से झटका लगने की वजह से पायलट को लगता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत हेडक्वार्टर में खबर देता है। तब एबी के साथी ऑफिसर उससे कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये जगह प्लेन को लैंड कराने के लिए छोटी है, जिस वजह से उस पायलट को काफी मुश्किल होती है, लेकिन वो जैसे तैसे प्लेन को उस छोटे से हवाई अड्डे पर उतार लेता है। इसलिए अब साइरस की पायलट साथी भी प्लेन को वहाँ पर लैंड करवा लेती है, पर इस बात का लास्ट को भी पता चल जाता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जहाँ उसको लैंड करवाना था वहाँ होने के बजाय वो कहीं और ही लैंड हो गया है। इसीलिए लास अपने साथियों को कहता है कि जो कोई भी मेरे सोने को मुझ तक पहुँचने से रोक रहा है उनको खत्म कर दो या फिर मेरे पास लेकर आओ, इस तरह मेरा सोना मुझ तक आ जाएगा। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझको माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर लॉक को तोड़कर सोना नहीं चुरा पाया। अब ये सोना गुंडों और उनके साथी माफिया लास के हाथ लग जाएगा और ये अपनी खतरनाक डील कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए गुंडों के साथ सोना समेत ये लोग लास के पास जाने लगते हैं। इन्हें प्लेन के जरिए इनकी पायलट ही इनको लेकर जा रही होती है। उधर लास के पास वो माफिया भी आ जाती है। वो चाहती थी कि डील होते ही जल्द से जल्द शहर में बाढ़ आए ताकि मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों के फायदे हों। लेकिन उस माफिया को भी पता चल जाता है कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा था वो हाईजैक हो गया है, पर लास उसको समझाता है कि मेरे गुंडों ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, माल आपको मिल जाएगा, बस डील को कैसे भी करके आज के आज ही फाइनल करना होगा। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही होती है, जिस वजह से PSI के सारे हिस्से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा होने से अब हेडक्वार्टर के रडार में दोनों प्लेन्स दिखने लगते हैं। तब प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेज देती है और हमला करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं और ये प्लेन को उल्टा करके उसमें लिख देते हैं कि इसमें लोग हैं, इसलिए हम पर हमला ना किया जाए। इसलिए फिलहाल वो फाइटर जेट्स उन पर हमला नहीं करते हैं, बल्कि वो उनका पीछा करने लगते हैं ताकि जब ये प्लेन लैंड हो तो पुलिस वाले आकर इन सभी को सेव कर सके या फिर इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जिसके बाद अब ये प्लेन लैंड होता है लास के महल के ग्राउंड में, जो उसके घर के ग्राउंड को बर्बाद कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये उसके घर की सिक्योरिटी वॉल को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और ऐसा होते ही सारा सोना भी निकलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर माफिया लास को कहती है कि अब तो मैं सारा सोना भी ले जाऊंगी, साथ ही हमारी डील भी कैंसिल है, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर लार्स, जिसको गुस्सा आ गया था, वो उसको शूट करके मार डालता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो इनका पीछा कर रही थी।
वो इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लार्स को पकड़ने लगती है, वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये सब चोर हैं जो उस माफिया औरत के साथ डील करने आए थे। असली गुनहगार ये सब हैं, इन्होंने ही माफिया को मारा था, तो आप इनको पकड़ें और मेरे घर को जल्द से जल्द खाली कर दें। पर यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है, जो प्लेन के एलईडी ग्लास और एनएफटी क्रिएशन के रिकॉर्डिंग से पुलिस को ये दिखा देता है कि असली गुनहगार लार्स ही है। इसने ही औरत माफिया से सोने की डील की थी। पूरे शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग भी इसी की थी, इसलिए लार्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल थे, जिनका मकसद है इस डील को रोकना। तो इसमें कामयाब होने की वजह से वो सारा सोना पुलिस अपने साथ ले जाती है। मतलब इतने मुश्किल हालात का सामना करने के बाद भी इन चोरों के हाथ में कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एबी साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। यहाँ एबी जब बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी, जो अब साइरस उसको गिफ्ट करने का सोचता है, ताकि एबी उससे इम्प्रेस हो जाए और ये लोग फिर से एक हो जाए। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। असल में लॉक मास्टर ने तिजोरी को तोड़कर सारा सोना पहले ही वहाँ से निकाल लिया था। वहाँ असली सोने की बजाय नकली सोना रख दिया गया था और इस तरह से नाटक किया जैसे वो तिजोरी तोड़ ही ना पाया हो। यानी कि जो सोना पुलिस के हाथ लगा था, दरअसल में वो सोना नकली था, जबकि असली गोल्ड तो उसी समय आसमान से ही गायब कर दिया गया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा भी चुके थे। यानी कि ये चोर एक बार फिर अपने मास्टरमाइंड की वजह से इतने बड़े सोने की चोरी को अंजाम दे चुके थे। जिसके बाद ये सब लोग अपना सोना लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे से गले लगते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये अपनी जिंदगी के नए सफर पर और एडवेंचर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि लिफ्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।